नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जेएसओ का जो सिलेबस है, जेएसओ जो स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स 2025 के लिए, उसपे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि जो हमारा स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स है अलग-अलग इंडस्ट्रीज के लिए या फिर बेसिकली स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडस्ट्रीज और फिर उसके बाद जो भारत में स्टैटिस्टिशियन प्रमुख-प्रमुख हुए हैं, उनका क्या योगदान रहा है भारत के विकास में। तो उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? तो आइए यार हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा L1 क्लासेस के लिए जेएसओ का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वो है। इसका लिंक है जिस पे आप लोग जॉइन करके बाकी जो इन्फॉर्मेशन जेएसओ 2025 से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? ये हमारे L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज आप सर्च करते हैं, इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पे रजिस्टर करके आप लोग L1 क्लासेस के जो डिफरेंट कोर्सेज़ चल रहे हैं, उस पे आप लोग रजिस्टर करके बाकी उसका लाभ ले सकते हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे ये हमारे 2024 बैच के जो सिलेक्टेड जो मतलब हीरोज़ रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं। टोटल 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें 12 की फ़ोटो लगी है, बाकी कुछ लोग अनिच्छुक थे फ़ोटो लगवाने के। तो ठीक है, उसमें जो भी है जैसे इसमें अतुल हैं, एसआई हुए हैं सीबीआई में, फिर सोमासिल है जे मतलब अकाउंटेंट हुई है। फिर उसके बाद हिमांशु, लक्ष्य, प्रतीक, राजन और सुरोज मंडल, फिर उसके बाद पंकज कुमार, फिर सचिन प्रताप, फिर अनुपम कुमार, संदीप कुमार और ये अर्चन कुमार, ये बाकी लोग जेएसओ हुए हैं। ठीक है? तो जो हमारी यहाँ पे क्लास हो रही है अब तक उसमें हम लोग जो चीज़ें देख चुके हैं, बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स होती है, उनकी डेफिनिशंस वगैरह हम लोग देख चुके हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कि जो हमारे पास स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडस्ट्रीज है, उससे, ठीक है? तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग पहला क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग को कैसे हम लोग यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं। एक चीज़ हम आपको यहाँ पे और बता दें कि जो थियरी का पोर्शन है, जैसे जो शुरू के 4-5 क्लासेस होंगी, वो पीपीटी फॉर्मेट में होंगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें रिटन हैं। मतलब उनमें ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, जो चीज़ें यहाँ पे हैं स्टैटिस्टिक्स में स्कोप या फिर इसके अलावा जो मतलब इंडियन साइंटिस्ट के या स्टैटिस्टिशियन के जो स्कोप है सॉरी योगदान रहे हैं देश के विकास में, वो चीज़ें ज़्यादातर रिटन मैटर है, उनमें ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं। तो इसलिए इनको पीपीटी फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा, बाकी जैसे ही मैथमेटिकल पोर्शन आएगा उसमें सब रिटन सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी। और एक चीज़ और कन्फर्म कर दें हम कि जो L1 क्लासेस का जो ये बैच चल रहा है 2025 के लिए, इसका सारा मैटर जितना भी मैटर होगा, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। और जल्दी ही L1 क्लासेस अपनी सीरीज़ भी लॉन्च करने वाला है जेएसओ एग्ज़ाम के लिए, बाकी एग्ज़ाम के लिए जिसको L1 क्लासेस के ऐप पे आप लोग जाकर देख सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप जो L1 क्लासेस का है, उसपे जॉइन करके आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग में क्या है कि जो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन फोरकास्टिंग डिमांड एंड प्लानिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जैसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल पे एक विशेष सर्वे होता रहता है समय-समय पे। जैसे जिसको हम लोग फीडबैक कहते हैं कि कोई भी आप फ़ोन लीजिए, कोई भी आप वो कुछ अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट अन्य जगहों से कोई भी सामान खरीदिए या कोई स्विगी और ज़ोमैटो टाइप की ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे खाना ऑर्डर करिए तो आपसे एक फीडबैक लेते हैं। तो उसमें फीडबैक से उनको क्या एक फ़ायदा मिलता है कि उन्हें जो मतलब मार्केट का जो सैटिस्फैक्शन लेवल है या जो कंज़्यूमर को चाहिए होता है, वो कंज़्यूमर उसमें लिखता है और उसके बाद कंपनी के लोग उस पर काम करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज़ करिए हमें 5 इंच का एक फ़ोन बनाना है, ठीक है? तो इसका कलर कॉम्बिनेशन मतलब किस कलर का फ़ोन ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करना मतलब अच्छा समझते हैं। या जैसे कुछ ऑड कलर होते हैं, कुछ ही बहुत विशेष लोग होते हैं जो ऑड कलर में फ़ोन लेते हैं। जैसे किसी का फ़ोन एकदम रेड
नहीं देखे होंगे। एकदम मैरून कलर नहीं देखे होंगे, ठीक है? ब्लैक, व्हाइट या स्लेटी कलर इसी टाइप का ज़्यादातर चलता है फ़ोन। तो उसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि इन चीज़ों का अध्ययन करती हैं। एक फ़ोन बनाने के लिए उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी स्क्रीन का या उसका स्क्रीन या इसका डिस्प्ले सिस्टम कैसा होगा, उसके फ्रंट और रियर कैमरा जो हैं अ, फ्रंट या बैक कैमरा जैसे भी जितने एमपी के होने चाहिए, उतने हैं, नहीं हैं। इन चीज़ों की बाकायदा एनालिसिस की जाती है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, ठीक है? तो उसके मतलब अकॉर्डिंग जब हम लोग चलते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ अगर हम चलते हैं, तो हमारा जो इंडस्ट्री का आउटपुट है वो बेस्ट होता है और उसमें कंपनी को फ़ायदा होता है, ठीक है? तो और इसकी इसके लिए यहाँ पे डिफरेंट-डिफरेंट देखेंगे तो एक जो बीएससी का सिलेबस होता है बीएससी स्टैटिस्टिक्स का उसमें देखेंगे तो एक्स बार, आर, सी, एनपी या डी इस तरीके के अलग-अलग चार्ट होते हैं, ठीक है? इन चार्ट को हम लोग पढ़ते हैं और उन चार्ट के माध्यम से जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग है प्रोडक्शन की, उसको हम लोग करते हैं और उसके साथ हम लोग बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एक होती है, उसमें हम लोग देखेंगे, तो इन चार्ट्स का विशेष यूज़ होता है और इन चार्ट्स के माध्यम से हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बताते हैं कि ये हमारा अंडर कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है? तो उस केस के लिए यहाँ पर प्रोडक्शन प्लानिंग हम लोग करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल है, जैसे भी बताया एक्स बार आर चार्ट का यूज़ करके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाइक कंट्रोल चार्ट्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है? प्रोडक्ट क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो चार्ट हैं, उनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में क्या है कि जो हमारे पास अ, इनपुट या आउटपुट जो सामान है, जो उसमें प्रोडक्शन यूनिट में लगने वाली चीज़ें हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे होगा? तो उसको कहते हैं हम यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एक गन्ने की फैक्ट्री है, गन्ने की फैक्ट्री सॉरी शुगर फैक्ट्री है, तो उसमें कितना गन्ना हमें खरीदना है और कितना हमें चीनी बनाना है, ये फैक्ट्री की क्षमता पे डिपेंड करता है। तो जो फैक्ट्री के इंजीनियर होते हैं, वो गन्ने की प्रॉपर सप्लाई बनाए रखते हैं, जो इनपुट मतलब इंजीनियर होते हैं, जो ऑपरेशनल जो फैक्ट्री को चला रहे हैं वो नहीं। जो उनके क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स होते हैं, वो गन्ने की क्वालिटी और उसके साथ-साथ जो गन्ने की क्वांटिटी है, दोनों को मैनेज करते रहते हैं, दोनों को प्रॉपर बनाए रखते हैं ताकि मशीन जो है, जो मशीन वहाँ जो फैक्ट्री काम कर रही है, वो 24 घंटे 365 सॉरी 24 घंटे काम करती रहे, जो सीज़न होता है गन्ने का, ठीक है? तो उसमें अगर वो फैक्ट्री अच्छे से काम कर रही है, अपना जो उसका एफिशिएंसी है, फुल एफिशिएंसी पे काम कर रही है, तो कंपनी को अच्छा फ़ायदा होता है। अब पता लगा कि कंपनी चल गई, 4 दिन चली, 5वें दिन उसको गन्ने की कमी हो गई। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा, कंपनी को एक बड़ा लॉस फेस करना पड़ेगा क्योंकि उस केस में फैक्ट्री की सारी मशीनें बंद करनी पड़ेंगी, फिर उसके साथ-साथ प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए इसमें समय लगता है, ठीक है? तो इस इन तरह की चीज़ों को हम जो एनालिसिस के माध्यम से उनको एनालाइज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये क्या होता है कि हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑप्टिमल स्टॉक, ध्यान में रखिएगा ऑप्टिमल स्टॉक थ्रू टेक्निक्स लाइक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी ईओक्यू, ठीक है? मार्केट एनालिसिस में क्या आता है? अगला पॉइंट है। मार्केट एनालिसिस में क्या है, जैसे भी बता रहे हैं मोबाइल का एग्जांपल लिया। मोबाइल के एग्जांपल में क्या है, जब हम लोग अपना फीडबैक सबमिट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो मार्केट में जो फीडबैक मार्केट से सबमिट होता है, उसपे इंजीनियर्स काम करते हैं, फैक्ट्री के इंजीनियर्स काम करते हैं और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स आर यूज्ड टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर, ट्रेंड एंड प्रेफरेंसेस। तो कंज्यूमर का बिहेवियर, जिस तरीके कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, उस तरीके की सप्लाई रखने के लिए मार्केट की एनालिसिस की जाती है फीडबैक के माध्यम से या अलग-अलग सर्वेस के माध्यम से, ठीक है? फिर इसके बाद कॉस्ट कंट्रोल एंड बजटिंग। तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल में जो हमारा ग्राहक है, वो चाहेगा कि हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें कम कॉस्ट में मिलें, ठीक है? तो इस केस में क्या करते हैं कि जो हमारे कॉस्ट होती है उसको मिनिमाइज़ करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा गया है कि हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट एंड सेटिंग रियलिस्टिक बजट, ठीक है? तो उसमें जैसे मान लीजिए कि 5 इंच 6 इंच डिस्प्ले का अगर कोई मोबाइल है, तो उसकी कॉस्ट ऐसा नहीं कि एप्पल के आईफ़ोन के बराबर कर दीजिए, तो कोई आदमी इसको परचेज़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अलग-अलग क्वालिटी के फ़ोन आते हैं, अलग-अलग फीचर्स के फ़ोन आते हैं, आपको जो रिक्वायर्ड है
उस हिसाब से अपने बजट के अनुसार आप उनको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर अगला पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इस केस में क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू टेस्ट न्यू प्रोडक्ट, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज़ आउटकम्स, ठीक है? तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसर्च कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फ़ोन है, फ़ोन जैसे भारत में देखेंगे गर्मी के मौसम में ज़्यादातर फ़ोन हैंग करने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि जो फ़ोन पे जो रिसर्च है, जैसे सैमसंग का अगर फ़ोन ले रहे हैं तो साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है? फिर उसके बाद कोई आईफ़ोन या इस तरीके की चीज़ें ले रहे हैं तो अमेरिकन कंपनी है। उन पे रिसर्च जो है अमेरिका में होता है, तो उनके यहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग-अलग हैं। तो जैसे सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़े हैं कि जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इनके रिसर्च जो है एक निश्चित टेम्परेचर पे होते हैं और वो निश्चित टेम्परेचर पे ही वर्क करने के लिए बनाए जाते हैं। अब उसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए तो उस केस में वो फ़ोन हैंग करने लगते हैं। ख़ास तौर पे अधिक टेम्परेचर की स्थिति में ज़्यादातर फ़ोन हैंग करते हैं। ठीक है? तो ये एक तरीके का मतलब इंडस्ट्रियल रिसर्च का पार्ट होता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? मानव संसाधन का जो प्लानिंग है। फिर इसमें क्या है, डेटा एनालिसिस हेल्प्स इन प्लानिंग मैनपावर एंड इम्प्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी। श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने और जनशक्ति नियोजन के में आंकड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा इंजीनियर है, वो अच्छा सा काम अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन पता लगा कि उसके बाद एक अपोनेंट जो उसका इंजीनियर है, जिस जो मतलब नहीं बनती है उससे, तो उस केस में क्या करेंगे, एक-दूसरे की टाँग खिंचाई करेंगे। मैनेजर के जो सीईओ रहेगा कंपनी के, उसके हितैषी रहेंगे, ठीक है? चापलूसी करेंगे, तो उस केस में क्या है, कंपनी को लॉस होता है। तो यहाँ पे एक ये कहने का मतलब कि उनके जो परफॉर्मेंस है, कोई भी काम उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होना चाहिए, किसी की चापलूसी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उस केस में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स का जब बेस्ट मैनेजमेंट होता है, बेस्ट प्लानिंग होती है, तो उस केस में आउटपुट बेहतर होता है, ठीक है? मतलब इसीलिए कहा जाता है कि आपको क्वालिटी पे भरोसा करना है, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है? क्वालिटी अगर बेस्ट है, क्वांटिटी कम भी रहेगी, तब भी काम चल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कॉलर्स, जो स्टैटिस्टिशियन भारत में हुए हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के विकास में। तो पहला जो यहाँ पे स्कॉलर रहे हैं, वो है पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका नाम था और इन्होंने देश के विकास में या स्टैटिस्टिक्स के विकास में भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है? तो इनका जन्म 29 जून 1893 1893, फिर डेथ 28 जून 1972। फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से इनकी एजुकेशन हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इन्होंने आगे की पढ़ाई की है, पीएचडी वगैरह की है। और फिर इसके बाद यहाँ पे इनका जो मेन जो काम था, अ, 1931 में 1931 में आईएसआई की स्थापना की। आईएसआई यहाँ पे जो है ये कोलकाता में है, ठीक है? कोलकाता में। ठीक है, आईएसआई कोलकाता में है, आईएसआई पाकिस्तान वाला मत समझिएगा। आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है, वो भारत में कोलकाता शहर में है, ठीक है? हालाँकि इसके ब्रांचेस और कई शहरों में अब हो गए हैं, लेकिन जो मेन ब्रांच थी जिसको पीसी महालनोबिस सर ने एस्टेब्लिश किया था, वो कोलकाता में है, ठीक है? अगला जो पॉइंट है, स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड इन मल्टीवेरिएट एनालिसिस टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट। इसको एक डी2 स्टैटिस्टिक कहा जाता है। ठीक है? डी2 जो स्टैटिस्टिक होता है, वो इनकी एक विशेष उपलब्धि थी। ठीक है? डिस्टेंस अलग-अलग जो मेजर पॉइंट होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का काम होता है। मतलब स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस मल्टीवेरिएट एनालिसिस में। ठीक है? तो इसका हालाँकि एमएससी के में जब आप लोग सिलेबस पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ाया जाता है। बाकी एनालिसिस आप लोग जब रिसर्च करेंगे डी2 स्टैटिस्टिक या फिर जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, तो वहाँ पे इसका स्कोप बेहतर दिखता है। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कभी अगर लिस्ट 1 लिस्ट 2 मिलाने को दे दें, तो उस केस में जैसे मान लीजिए कि एसएससी के एग्ज़ाम में हालाँकि इधर बीच कम पूछने लगा है ये सब, लेकिन लिस्ट 1 लिस्ट 2 को अगर मिलाने के लिए दे दिया जाए, तो उस केस में जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उनके बीच एक जो स्पेशल जो इम्पोर्टेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है, उसको आपको याद रखना होगा। जैसे पीसी महालनोबिस सर का डी2 स्टैटिस्टिक्स
खोज एक महान उपलब्धि थी इसमें, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हाँ, इसको यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो आधुनिक सांख्यिकी होती है, उसके जनक माने जाते हैं, ठीक है? सॉरी। पीसी महालोवेसर जो भारत में मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है उसके जनक माने जाते हैं, उसके फादर माने जाते हैं और इन्हीं का जो बर्थडे होता है 29 जून को, इसी को हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? तो और इनका जो विशेष काम रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, जिसमें औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया। सेकंड प्लानिंग जब आप लोग पढ़ेंगे द्वितीय योजना आयोग जो था अ, उसमें देखेंगे तो भारत में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ की परिकल्पना की गई। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट किया गया जैसे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, इस तरीके की जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस सर के रिकमेंडेशंस पे वो मतलब एस्टेब्लिश की गई हैं, ठीक है? फिर इन्होंने क्या किया कि एनएसएस की स्थापना की। मतलब नेशनल जो सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी यहाँ पे इन्होंने एक स्थापना की 1950 में और ये यूजीसी नेट वाले एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि एनएसएस की स्थापना कब की गई? तो 1950 में की गई थी, ठीक है? इसमें क्या किया गया कि इसमें जैसे ज़्यादातर जेएसओ जो सेलेक्ट होंगे, वो 90% के आसपास जो है उनका पोस्टिंग जो है एनएसएसओ में ही होता है इसी में, ठीक है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ-साथ कुछ अलग मिनिस्ट्रीज़ में होती है पोस्टिंग लेकिन मतलब ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे जो पोस्टिंग होती है वो एनएसएसओ में ही होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है कि ही सर्व्ड एज़ ए की मेंबर एंड स्टैटिस्टिकल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मतलब जो पीएम थे उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके ये एडवाइजर थे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के और उसके साथ-साथ सेकंड प्लानिंग कमीशन के ये वास्तुकार भी थे, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टैटिस्टिक्स डे जो है, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 29 जून को, ठीक है? और एक चीज़ हाँ, इन्हीं के बर्थडे पे और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि हर साल जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 29 जून को जो स्टैटिस्टिक्स डे होता है, उसकी एक थीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है हर साल, ठीक है? तो उस थीम को ज़रूर आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि वो थीम उस साल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अभी 29 जून को 29 जून 2025 जब आएगा, अभी तो मान लीजिए कि ये अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है। 29 जून को जब वहाँ पे आएगा मतलब उनकी बर्थ एनिवर्सरी जब आएगी, तो हम लोग उसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्पेशल अ, थीम रखती है हर साल। तो उस थीम को उस वो थीम आपको पता होनी चाहिए हर साल की क्या है, ताकि जब एग्ज़ाम में आपसे पूछे तो उसको आपको बता सकें, ठीक है? अगले जो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं सीआर राव सर हैं अ, ये इन्होंने क्या किया था पहले सीआर बाउंड दिया था फंडामेंटल रिजल्ट इन एस्टिमेशन थियरी दैट डिफाइंस ए लोअर बाउंड ऑन द वेरिएंस ऑफ अनबायस्ड एस्टीमेट, ठीक है? जिसको क्रैमर राव लोअर बाउंड भी कहा जाता है, ठीक है? क्रैमर राव क्रैमर एक दूसरे स्टैटिस्टिशियन थे और सीआर राव दूसरे स्टैटिस्टिशियन थे, दोनों ने मिलके सीआर इनइक्वालिटी का आविष्कार किया या उसका एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन दिया, जिसमें हम अनबायस्ड स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसका हम उसके वेरिएंस का हम लोअर बाउंड फाउंड करते हैं। ये बीएससी के सिलेबस में जो एडवांस इन्फरेंस पढ़ते हैं बीएससी थर्ड ईयर में अ, अब तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया है तो 5वें या 6वें सेमेस्टर के सिलेबस में है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग-अलग जगह है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो 5वें सॉरी थर्ड ईयर में है अभी, अभी यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि अनबायस्ड जो एस्टिमेटर होता है उसका हम लोअर बाउंड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? वेरिएंस का। फिर राव ब्लैकवेल थ्योरम इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल एस्टीमेट था। इसको भी हम लोग बीएससी के सिलेबस पढ़ते हैं, हालाँकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है या फिर ना के बराबर यहाँ संभावना है, इसलिए इन सब का कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है। तो इस केस में यहाँ पे जो बीएससी के लोग हैं उनको हमने पढ़ाया हुआ है राव ब्लैकवेल थ्योरम और सीआर इनइक्वालिटी, ठीक है? तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो सीआर राव सर हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं, वो यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि राव ब्लैकवेल थ्योरम और सीआर बाउंड, ठीक है?
फिर इसके बाद राव स्कोर टेस्ट है, वाइडली जो यूज़ होता है इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ होता है, ठीक है? फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस में क्या है, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। फिर लीनियर मॉडल है, पायनियर वर्क इन जनरलाइज्ड इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर एस्टिमेशन, ठीक है? फिर इसके बाद आरसी बोस हैं। आरसी बोस का जो काम था, जैसे अभी यहाँ पर देखेंगे जो अगर लिस्ट वाला जो नहीं बोल रहे हैं कि सूची 1-2 को मिलाना है, तो उस केस में यहाँ पर जो सीआर राव हैं, इनके लिए राव ब्लैकवेल थ्योरम और क्रैमर राव बाउंड, ठीक है? तो ये इनके यहाँ पे इनका मतलब स्टैटिस्टिक्स में विशेष योगदान रहा है। फिर आरसी बोस हैं, आरसी बोस के लिए डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में आप लोग अभी पढ़ेंगे, जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम आगे के जो यूनिट्स में कवर करेंगे, तो उसमें सीआरडी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, आरबीडी रैंडम ब्लॉक डिजाइन और एलएसडी, एलएसडी एलएसडी मतलब लैटिन स्क्वायर डिजाइन, ठीक है? इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक डिजाइन्स होती हैं, जिसके बाद बीआईबीडी, पीबीआईबीडी इस तरीके की अलग-अलग डिजाइन्स आई हुई हैं, ठीक है? तो इस केस में जब डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये डिजाइन करते हैं कि फील्ड एक्सपेरिमेंट कोई है, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट या फर्टिलाइजर्स का किस तरीके से यूज करें जिससे हमारा बेहतर रिजल्ट आए, ठीक है? तो उस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। फिर इसके बाद बीआईबीडी है, बैलेंस्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन, तो ये एमएससी का सिलेबस होता है। मतलब यहाँ पे आरसी बोस का केवल इतना ध्यान में रखना है कि इन्होंने डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पे अच्छा काम किया हुआ है, ठीक है? फिर कोडिंग थियरी है। कोडिंग थियरी, ये कोडिंग सिद्धांत में अग्रणी, विशेष रूप से त्रुटि सुधार कोड, एरर करेक्टिंग कोड में इनका योगदान एक महत्वपूर्ण रहा है। फिर मेसनर अलजेब्रा है, ठीक है? डेवलप्स बोस मेसनर अलजेब्रा इन एसोसिएशन स्कीम यूज्ड इन अलजेब्रिक कॉम्बिनेटोरीज, ठीक है? तो अब कॉम्बिनेटोरिक्स, ठीक है? थोड़ा सा मतलब इससे लग रहा है गला फंस रहा है, आवाज फंस रही है, ठीक है? तो ये इनका एक बोस मेसनर अलजेब्रा था। फिर इसके बाद एसएस त्रिखंडे हैं, तो इनका क्या है कि डेवलप्स यूलर कंजक्चर, ठीक है? तो यूलर कंजक्चर जो है लैटिन वर्ग या फिर लैटिन स्क्वायर डिजाइन में यूलर के सिद्धांत को इन्होंने गलत साबित किया था। फिर उसके बाद अपनी एक अलग से कंजक्चर इन्होंने प्रोवाइड किया था, ठीक है? फिर श्रीखंडी ग्राफ है कि ए यूनिक सिस्टम, सॉरी, सिमेट्रिक ग्राफ यूज्ड इन ग्राफ थियरी एंड कॉम्बिनेटोरियल डिजाइन थियरी इज नेम्ड आफ्टर हिम, ठीक है? तो अब इसके बाद कॉम्बिनेटोरियल डिजाइन थियरी, अगला है गणनात्मक जो संरचनाएं और प्रयोगों के डिजाइन में महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया था, ठीक है? तो ऐसा श्रीखंडे का मेन काम यहाँ पे देखेंगे, तो श्रीखंडे ग्राफ, ये चीज आपको यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखनी है, ठीक है? हालांकि नाम से ही आ जाएगा, लेकिन श्रीखंडे ग्राफ इनका विशेष इंपॉर्टेंस का था। फिर अब इसके बाद डी बसु है। डी बसु ने क्या किया था कि डी बसु इन्होंने एक बसु थ्योरम दी थी, ए फेमस रिजल्ट इन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस दैट कनेक्ट इंडिपेंडेंस एंड सफिशिएंसी। इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स को एक दूसरे से कोरिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इन्होंने एक थ्योरम दी थी, ठीक है? फिर इसके बाद वर्क ऑन फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इनका जो सांख्यिकी के सिद्धांत और तार्किक आधारों पर गहन शोध इनका रहा है, ठीक है? अब इसके बाद देखेंगे कोलैबोरेशन विद सीआर राव। तो सीआर राव के साथ इन्होंने क्या कोलैबोरेशन किया था, तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे सीआर राव सर के साथ मिलकर इन्होंने मॉडर्न थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर इन्होंने डेवलप किया था, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ पे बेजियन एनालिसिस और फिड्यूशियल इन्फ्रेंस, इसको भी यहाँ पे डेवलप किया था, ठीक है? अब इसके बाद हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। भारत में जो इतिहास रहा है सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले एंशियंट काल में देखेंगे तो आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखित, या कौटिल्य जिनको कहा जाता था,
आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखित एक किताब जो बहुत ही चर्चित रही है, कई बार एसएससी के जीएस पेपर में भी पूछी गई है ये, अर्थशास्त्र। ध्यान में रखिएगा कि एक बार ये पूछा है कि अर्थशास्त्र किस विषय की किताब थी? तो अर्थशास्त्र नाम अर्थशास्त्र है, उसको इकोनॉमिक्स मत समझिएगा आज के समय में। ये 300 बीसी में लिखी गई किताब है और 300 बीसी में जो किताब यहाँ पे लिखी गई थी अर्थशास्त्र के नाम पे, वो राजनीति विज्ञान पे किताब थी। ठीक है? कि राजा एक प्रशासन को कैसे चलाए, किस तरीके से उसको अपनी जनता को, अपनी सेना को, अपने जो अदर जो अपोनेंट हैं या जो उनके दुश्मन हैं या उनके मित्र हैं, उनसे कैसा व्यवहार रखा जाए, उसमें इन्होंने इस किताब में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है? तो पहला जो पुराना साक्ष्य मिलता है एंशिएंट काल में, वो एक तरीके से देखें तो इसी बुक में हमें सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है। फिर उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है ये टेम्पल्स में किस तरीके से यूज़ होती थी, किंगडम में कैसे यूज़ होती थी। तो मंदिरों और राज्यों में दान, अनाज, वर्षा, पशुधन का लेखा-जोखा यहाँ पे रखा जाता था। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे मिडीवल पीरियड में। तो मिडीवल पीरियड में क्या है, आईन अकबरी ये किताब लिखी गई अबू फजल द्वारा। तो आईन अकबरी में क्या हुआ कि यहाँ पर आईन अकबरी में इसका विशेष जो है उल्लेख किया गया कि स्टैटिस्टिक्स का किस तरीके से मुगल काल के दौरान सेना का या फिर प्रोडक्शन जो प्रोसेस है, जो अलग-अलग अनाज भंडारगृह हैं, सैनिक हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाए, उसके लिए जो डेटा हमारे पास था, जो स्टैटिस्टिक्स थी, उसका बेहतर यूज़ किया गया। ठीक है? ब्रिटिश काल में देखेंगे, तो ब्रिटिश काल में भारत में जो पहली बार जो जनगणना इन्होंने कराई, 1872 में कराई। फिर उसके बाद 1881 से 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई, हालाँकि वो जो कार्यक्रम है जो 1881 से चल रहा था, वो 2021 में ब्रेक हो गया कोरोना के कारण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब थोड़ा-सा एक तरीके से कहा जाए पुअर प्लानिंग के कारण। ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था उसको डिजिटल फॉर्मेट में कराने का, उसमें फिर बहुत सारे इश्यूज़ आने लगे। कुछ डेटा लीकेज होने लगे, फिर आधार कार्ड के बेस पर सॉरी जनगणना कराने का बेस रखा गया, तो उसपे कई संगठनों ने विरोध भी किया। तो उसके कारण यहाँ पे जो है ये तारतम्यता जो है एक तरीके से ब्रेक हुई है और अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025 अभी तो चल रहा है, अभी की जनगणना का कोई अपडेट नहीं है, कब कराया जाएगा। लेकिन उम्मीद ये है कि जनगणना जल्दी ही मतलब भारत में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है? फिर स्टैटिस्टिकल सर्वे होते हैं जो इंट्रोड्यूस ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड स्टैटिस्टिकल सर्वे फॉर ट्रेड, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड गवर्नेंस। ठीक है? इसके लिए अलग-अलग ये लोग सर्वे कंडक्ट करते थे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या है, स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या हुआ कि पीसी महालनोबिस सर द्वारा स्थापित सांख्यिकी, शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बना आईएसआई। ठीक है? 1931 में भारत में जो ध्यान में रखिएगा स्वतंत्रता के बाद का काल है, तो इसका मतलब 1931 से ये ना कह दीजिए कि भारत आज़ाद हो गया था। मतलब जो भारत में आज़ादी के बाद जिनका महत्व बढ़ा, उनमें आईएसआई सबसे इम्पोर्टेंट है। आज भी आज की डेट में कोलकाता में आईएसआई में पढ़ना या उसका एक पार्ट होना अपने आप में गर्व का विषय होता है। ठीक है? फिर यहाँ पे आईएसआई हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेशनल सैंपल सर्वे डिवीज़न जो है, इसका 1950 में इसका एक उसका सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए जो सर्वेज़ हैं उनको कंडक्ट करने के लिए एनएसएस की स्थापना की गई। फिर प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान, फिर स्टैटिस्टिक्स बिकेम एसेंशियल इन नेशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है? इसमें इसका विशेष यूज़ हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मॉडर्न एरा में क्या है, कंप्यूटर, डेटा साइंस और एआई रिसर्च और इंटरनेशनल जो कोलैबोरेशन है इसके लिए स्टैटिस्टिक्स का विशेष यूज़ किया जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे कांसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन हम इसको देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन का मतलब यही नहीं होता कि केवल आदमी है। ठीक है? जैसे किसी कंपनी का सर्वे कर रहे हैं तो हमारे लिए जो पॉपुलेशन बोलेंगे कि हमारा जो पॉपुलेशन है या जो हमारा सर्वे एरिया है वो कंपनियाँ हैं। वहाँ पे आदमी नहीं होंगे, कंपनियों में यो जो प्रोडक्शन हो रहा है जैसे कार, मोबाइल इस तरीके की जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको हम पॉपुलेशन बोलेंगे।
तो यहाँ पे पॉपुलेशन का सिर्फ यही मतलब मत समझिएगा कि लोगों से है, आदमियों से है, मेल फीमेल से है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो जो स्टैटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन का कांसेप्ट होता है, जो पॉपुलेशन का की जो डेफिनिशन होती है, वो एक ब्रॉड सेंस में ली जाती है और उसको यहाँ पे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे statistical population refers to the complete set of items or individuals under study from which data can be collected for statistical analysis, ठीक है? फिर इसके बाद सैंपल क्या होता है? सैंपल क्या हो ए सैंपल इज द पार्ट और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन selected for statistical analysis representing the characteristic of the whole population, ठीक है? तो ये सैंपल एक तरीके से यहाँ पे इसको बोला जाता है कि पॉपुलेशन का जो एक सब पार्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे सैंपल बोलते हैं। फिर टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन जो है कितने टाइप की होती है? तो पहले है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब क्या है? जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो जिनकी संख्या गिनी जा सके या लिमिटेड हो, ठीक है? तो ए पॉपुलेशन विथ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट पॉपुलेशन। इसमें क्या है? एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट इन ए क्लास या एम्प्लॉइज इन ए कंपनी, ठीक है? इनकी संख्या काउंटेबल होती है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या है कि अनलिमिटेड और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इनमें एग्जांपल के तौर पे टॉसिंग ए कॉइन इन्फिनिटली, ठीक है? और फिर उसके बाद मेजरिंग टेम्परेचर एट ऑल टाइम। तो अलग-अलग टाइम पे, हर एक सेकंड पे, हर एक मतलब मिनट पे अगर टेम्परेचर हम नापते जाएँ, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो वो भी एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन का पार्ट होगा, ठीक है? फिर उसके बाद रियल या एक्चुअल पॉपुलेशन है। रियल या एक्चुअल पॉपुलेशन में क्या होती है कि पॉपुलेशन दैट फिजिकली एग्जिस्ट एंड कैन बी स्टडीड डायरेक्टली, ठीक है? वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है? एक जो निर्वाचन क्षेत्र है इसमें जो मतदाताओं की संख्या होती है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारी रियल पॉपुलेशन का पार्ट है, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होती है। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन में क्या है कि ये पॉपुलेशन एज्यूम्ड फॉर थ्योरेटिकल पर्पस, ठीक है? थ्योरेटिकल पर्पस के लिए जो हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे कि ये हमारी हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है और इसमें किनको शामिल किया जाता है? द आउटकम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइस रोल्स, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा किस तरीके से है? पहले क्वालिटेटिव डेटा है जिसको कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं हम लोग, तो गुणात्मक वर्गीकरण डेटा। तो नॉन न्यूमेरिकल डेटा दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है? गैर संख्या आधारित जो डेटा होता है जिसमें हम जिनका मेजरमेंट न्यूमेरिकली नहीं कर सकते, उनको हम लोग यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। अब इसके दो पार्ट होते हैं मेनली, नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो नॉमिनल में क्या है? नाम सूचक डेटा होता है। डेटा रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज विदाउट एनी इनहेरेंट ऑर्डर, ठीक है? जैसे मेल फीमेल या आई कलर, मतलब जिसका हम मेजरमेंट मैथमेटिकली ना कर सके, न्यूमेरिकली ना कर सके, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा नॉमिनल डेटा है, ठीक है? और ऑर्डिनल डेटा क्या होता है? जिनको हम एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकें। डेटा दैट रिप्रेजेंट कैटेगरीज विथ मीनिंगफुल ऑर्डर बट नो फिक्स्ड इंटरवल बिटवीन देम, ठीक है? जिनमें एक विशेष मतलब पैटर्न लगा के या एक निश्चित क्रम सेट करके हम लोग उसको ऑर्डरिंग कर सकें, उसका क्रमबद्ध कर सकें, उसको हम कहते हैं ये हमारा ऑर्डिनल डेटा है। जैसे एजुकेशन लेवल, हाई स्कूल वाले एक जगह, इंटर वाले एक जगह, ग्रेजुएशन वाले एक जगह, पीजी वाले एक जगह, पीएचडी वाले एक जगह। इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? एजुकेशन लेवल के आधार पे हमने डेटा को ऑर्डरिंग कर दी या डेटा को कैटेगराइज कर दिया, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे पुअर, फेयर, गुड या एक्सीलेंट। कोई प्रोडक्ट है, कुछ लोग उससे पूर्णतः सेटिस्फाई होते हैं, कुछ लोग कम सेटिस्फाई होते हैं, कुछ लोग एकदम सेटिस्फाई नहीं होते। तो उनका अलग-अलग एक ऑर्डरिंग की जा सकती है, ठीक है? तो इसको हम लोग ऑर्डिनल डेटा कहेंगे। फिर क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा में क्या है कि जिसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट किया जा सके। न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड इज नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है? तो क्वांटिटेटिव डेटा का यहाँ जिसका हम मेजरमेंट मैथमेटिकली कर सकें, जैसे लंबाई, चौड़ाई, इस तरीके की जो चीजें हैं जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे इसके टाइप्स देखते हैं। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दो टाइप के होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा।
तो डिस्क्रीट में क्या है कि जो डिस्टिंक्ट हो, जो अलग-अलग हो एक दूसरे से, मतलब सेपरेट हो, उसको हम कहेंगे यहाँ पे ये डिस्क्रीट डेटा है। डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट या सेपरेट वैल्यूज, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली या नंबर ऑफ कार्स इन ए पार्किंग, जैसे एक्स बराबर अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, डिस्क्रीट डेटा। लेकिन जब यही अगर हमारे पास एक रेंज में लिखा जाए, जैसे हम कह दें यहाँ पर कि एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 या 0 to 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स का मान जो है वो 0 से 5 के बीच में हर एक जो नंबर आएगा उसको, इनफाइनाइट नंबर होते हैं ध्यान में रखिएगा, जो इनफाइनाइट नंबर से यहाँ पे आ रहे हैं उन सभी को यहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, डेटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए रेंज ऑफ 10 मेजरमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, हाइट है, फिर वेट है, फिर टेम्परेचर है, इस तरीके के जो मान होते हैं उनको हम एक रेंज में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले लोग हैं उनकी लंबाई 150 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर के बीच है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट 90% स्टूडेंट वहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल में देखिए क्या होता है कि एन इंटरवल स्केल इज ए क्वांटिटेटिव स्केल वेयर द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज इज मीनिंगफुल, ठीक है। वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है वो मीनिंगफुल है, एंड इट हैज इक्वल इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, हाउएवर इट डज नॉट हैव ए ट्रू वैल्यू, सॉरी ट्रू जीरो पॉइंट। ट्रू जीरो पॉइंट एक ऐसा होता है जिसको सापेक्षिक बिंदु कहा जाता है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे बेसिक समझने के लिए एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इंटरवल स्केल में क्या होता है कि ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, मतलब जैसे हम रेंज बोल दें 0 से 10, फिर 10 से 40, फिर 100 से 200, इस तरीके से जो हमारे पास रेंज है उसको हम ये कहेंगे कि ये हमारा इंटरवल स्केल है, ठीक है। लेकिन उसमें ट्रू जो जीरो पॉइंट वहाँ पे मतलब किसी के रिस्पेक्ट में जहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो रिस्पेक्टिव पॉइंट नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। विच मीन्स रेशियोज ऑफ द वैल्यू कैन नॉट बी मीनिंगफुली इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटरवल स्केल। अंतराल मापक स्तर एक मात्रात्मक मापक है जिसमें मानों के बीच अंतर महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक बिंदु के बीच समान अंतराल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, इसलिए मानों के अनुपात की सार्थक व्याख्या नहीं की जा सकती, ठीक है। जब तक हम रिस्पेक्टिव स्टडी नहीं करते हैं तब तक हम यहाँ पे इनका मतलब एक प्रॉपर मेजरमेंट हम लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरवल स्केल। फिर इसके बाद यहाँ पे रेशियो स्केल है। ए रेशियो स्केल इज ए क्वांटिटेटिव स्केल दैट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरवल स्केल विथ द एडिशन ऑफ ए ट्रू जीरो पॉइंट, ठीक है। ट्रू जीरो पॉइंट यहाँ पे होता है। दिस मीन्स दैट नॉट ओनली द डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज आर मीनिंगफुल, यहाँ पे आर होना चाहिए था, एंड consistent, but ratios of values are also meaningful because the zero point indicates the complete absence of the quantity being measured, ठीक है। मतलब एक रिस्पेक्टिव जब पॉइंट आपके पास दे दिया जाए तो उस केस में यहाँ पे जो स्केल है वो इंटरवल स्केल ना होकर रेशियो स्केल यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। इसका जब क्वेश्चन आर कराएंगे, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो इसके एग्जांपल वहां पे दे देंगे, यहाँ पे शायद एग्जांपल नहीं लिखा गया है, ठीक है। टाइम सीरीज डेटा, अब टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, जो टाइम के साथ बढ़े घटे, तो उसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस recorded at specific time interval. It is commonly used to track changes over time, identify trends and forecast future values, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल लिखे गए हैं यहाँ पे, स्टॉक प्राइसेस हैं, स्टॉक प्राइसेस देखेंगे तो हर सेकंड या क्या माइक्रो सेकंड में वो बढ़ते घटते रहते हैं। फिर उसके बाद वेदर डेटा है, वेदर डेटा देखें यहाँ पे वेदर डेटा में देखेंगे तो जो हमारे पास टेम्परेचर है या रेनफॉल है या ह्यूमिडिटी है, इस तरीके की चीजें हमेशा देखेंगे तो हर मिनट 2 मिनट हर दिन
2 दिन पे सब बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है? फिर सेल डेटा है, सेल डेटा देखेंगे किसी कंपनी का अगर देखेंगे तो मंथली या फिर जो ईयरली या फिर जो तिमाही, छमाही जो भी डेटा वहाँ पे होते हैं, उसको देखेंगे तो वहाँ पे ये भी टाइम के साथ मेज़रमेंट इनका किया जाता है, ठीक है? फिर इसके बाद देखेंगे जियोग्राफिकल डेटा। जियोग्राफिकल डेटा क्या है? इसको भौगोलिक डेटा भी मतलब हिंदी में कहेंगे और जियोग्राफिकल डेटा रिफर्स टू इन्फॉर्मेशन दैट इज़ एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है? स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अर्थ सरफेस के साथ मतलब अगर लोकेशन के साथ हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम जियोग्राफिकल डेटा कहते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा इज क्रूशियल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग मैपिंग, अर्बन प्लानिंग, नेविगेशन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मोर, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे तो जो जियोग्राफिकल डेटा है, डेटा विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन, ठीक है? तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं ये हमारा जियोग्राफिकल डेटा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो यहाँ पे मैप्स हैं, डिजिटल और प्रिंटेड मैप विथ फीचर्स लाइक रोड, सिटीज, टेरेन एंड बाउंड्रीज। ये आप लोग गूगल मैप पे देखते होंगे, तो जो वहाँ पे गूगल मैप पे आप लोग जो डेटा देखते हैं वो डेटा हमारा जियोग्राफिकल डेटा होता है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं आगे, तो सैटेलाइट इमेजरी मतलब इसमें जो इसका एग्जांपल है जियोग्राफिकल डेटा का, उसी में पहले मैप आ गया, फिर इसके बाद देखेंगे सैटेलाइट इमेजरी मतलब जो उपग्रह के चित्र होते हैं, इसमें क्या होता है? इमेज ऑन अर्थ सरफेस कैप्चर्ड बाय सैटेलाइट यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस एंड लैंड यूज एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है? तो इस तरीके के जो डेटा हमारे पास आते हैं जो सैटेलाइट के थ्रू आते हैं उनको सैटेलाइट इमेजरी कहते हैं और वो जियोग्राफिकल डेटा का पार्ट होता है। फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, इस पे कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। यूजीसी नेट में जीआईएस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, हर दूसरे साल लगभग जीआईएस पे क्वेश्चन रहा है जब आप पॉपुलेशन स्टडीज में आप यहाँ पे यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? डेटा used in GIS software analyze and visualize spatial relationship such as distribution of the population or proximity of resources, ठीक? तो ये यहाँ पे जीआईएस डेटा क्या है कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का जो उपयोग होता है जीआईएस सॉफ्टवेयर में उपयोग किए जाने वाले डेटा जो जनसंख्या के वितरण, संसाधनों की निकटता जैसे स्थानिक संबंधों का विश्लेषण और चित्रण करता है, ठीक है? फिर लोकेशन डेटा है, इसमें क्या है? जीपीएस कोऑर्डिनेशन, स्ट्रीट एड्रेस एंड जिप कोड दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है? तो उनका हम यहाँ पे इनको बोलते हैं कि ये हमारा लोकेशन डेटा है, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी डेटा है। फ्रीक्वेंसी डेटा क्या है? कि फ्रीक्वेंसी डेटा रिफर्स टू द डेटा दैट is organized in terms of number of times या frequency each values or category occurs in a data set. It is often used to summarize categorical categorical or discrete variable making it easier to see pattern and distribution, ठीक है? जब यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दे दिए गए 25 स्टूडेंट 25 सॉरी 25 नंबर पाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 30 नंबर पाने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 35 नंबर पाने वाले 12 स्टूडेंट हैं, 38 नंबर पाने वाले 7 स्टूडेंट हैं, 40 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं। जब इस तरीके से फ्रीक्वेंसीज मतलब नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी डेटा को दे दिया जाए तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी डेटा कहलाता है और इसी फ्रीक्वेंसी डेटा पे हम लोग आगे मोजाइक कर्व, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन निकालना, फिर मीडियन मोड, जितना भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसी फ्रीक्वेंसी डेटा पे ही रहेगा, ठीक है? अब उसके बाद नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा क्या है? नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा क्या है? जो फ्रीक्वेंसीज के साथ ना दिए गए हों, ठीक है? तो नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा रिफर्स टू द डेटा दैट डज नॉट inherently focus on counting occurrence or frequencies. This type of data can be continuous, qualitative, or simply not organized into frequency count. ठीक है? When data is not represented by their frequencies is called non-frequency data. यही चीज याद रखिएगा कि when data is not represented by their frequencies is called non-frequency data. ठीक है? जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट है, मार्क है उनका 52 नंबर पाने वाला एक आदमी है, 53 फिर यहाँ पे 58 फिर 62 इस तरीके से पाने वाले यहाँ पे मतलब स्टूडेंट हैं और ये स्टूडेंट नंबर है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है?
तो ये स्टूडेंट, पहला स्टूडेंट इतना नंबर, दूसरा इतना, तीसरा इतना, चौथा इतना, पांचवा इतना और छठा इतना। ठीक है, तो इस तरीके के डेटा को हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज, नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा कहते हैं। अब उसके बाद डिजाइनिंग ऑफ ए क्वेश्चनायर। क्वेश्चनायर और शेड्यूल की डिजाइनिंग कैसे हम लोग करते हैं, ये मतलब विशेष इंपॉर्टेंस का रहता है। जैसे जो लोग कभी पीएचडी करेंगे, आप लोग अगर आप पीएचडी करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चनायर रिसर्च पेपर के लिए आपको बनाने होते हैं, क्वेश्चनायर या शेड्यूल। ठीक है, क्वेश्चनायर बनाएंगे या शेड्यूल बनाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का पीएचडी कर रहे हैं या कोई सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके केस में यहाँ पे हम क्वेश्चनायर और जो शेड्यूल होगा उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चनायर कैसे पहले बनाते हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले उनका ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाता है। जैसे पीएचडी कर रहे हैं, आपको सपोज करिए कि यूपीआई के यूजेज, यूपीआई जो डेटा है भारत में, यूपीआई ट्रांजैक्शन जो होता है उसके डेटा का आप पे रिसर्च करना है। ये मतलब कि लोग उसका पैटर्न किस तरीके से मतलब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सपोज करिए कि यूपीआई डेटा का लोगों के जो सेविंग है उस पर हम प्रभाव देखना चाहते हैं। जब से यूपीआई आया हुआ है, लोगों की सेविंग्स बहुत ही कम हो गई। क्यों? कि रात में आदमी लेटा है, स्क्रॉल कर रहा है इंस्टाग्राम, फिर एक आया लिंक, अच्छा ये वाली घड़ी अच्छी लग रही है, इसमें तुरंत ऑर्डर किया, आ गई। पहले के समय में क्या होता था, बैंकों में 3 घंटा लाइन लगाने के बाद आपको कैश मिलता था। 4 दिन पता लगा बैंक ही बंद है, पैसे नहीं मिला। तो उसमें क्या होता था, लोगों की सेविंग ज़्यादा होती थी और खर्चे कम होते थे। क्यों? क्योंकि पैसा निकालने के लिए भी एक मतलब महाभारत होता था। ठीक है? लाइन में लगे, हालाँकि अब आज की पीढ़ी क्या समझेगी लाइन में लगना, लेकिन जो है मतलब जो लाइन में लगने का जो प्रोसेस होता है, हम लोग स्कॉलरशिप के लिए ₹1500 स्कॉलरशिप आई थी, उसको निकालने के लिए कम से कम 9 बजे से सुबह 2 बजे तक लाइन में लगना पड़ा था। अब के आज के समय में हो ₹1500 के लिए इतनी देर लाइन में कभी नहीं आदमी लगेगा। तो वो चीज़ें होती हैं, वो समय-समय हो की बातें होती हैं। ठीक है? तो वहाँ पे मतलब ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है कि किस पे हमें रिसर्च करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लियरली आउटलाइन द पर्पस ऑफ क्वेश्चनायर, व्हाट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डू यू वांट टू गैदर। ठीक है, कि किस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पहले निर्धारित करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द टारगेट पॉपुलेशन पर क्वेश्चनायर। ठीक है, प्रश्नावली के निर्माण के लिए लक्षित जनसंख्या जो है उसकी पहचान करें। ठीक है, हालांकि इस वाली क्लास में कोई क्वेश्चनायर लगा नहीं है, हम आपको एनएसएसओ का एक दो शेड्यूल या क्वेश्चनायर जो है उसको हम दिखा देंगे किसी अगली क्लास में। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, डेवलप द क्वेश्चनायर क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन, प्रश्नों को विकसित करें। जो आपका रिसर्च का टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है कि ओपन और इन, देखिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ओपन इंड या क्लोज इंड। ठीक है, ओपन इंड में क्या है, अलाउ द रिस्पॉन्स टू आंसर देयर ओन वर्ड, मतलब ठीक है, उत्तरदाता अपने शब्दों में इसको अनुमति, उत्तर देने की अनुमति होती है। ठीक है, उसको ओपन एंडेड कहते हैं। और क्लोज एंडेड में क्या होता है कि हम विकल्प देते हैं। ठीक है, कि प्रोवाइड्स स्पेसिफिक ऑप्शन फॉर आंसर। जैसे मान लीजिए कि आपने ज़ोमैटो से आपने कोई खाना ऑर्डर किया, फिर उसके बाद उसने आपने आपसे फीडबैक पूछा। फीडबैक में वो ऑप्शन देते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 स्टार में कितने स्टार आप देना चाहते हैं। वो ऑप्शन है आपके पास। उसमें आप वैसे, हालाँकि उसमें कुछ लिखने का भी देता है ऑप्शन, लेकिन वहाँ पे अगर वो केवल स्टार्स ही दे कि आप स्टार के माध्यम से कितना जो है मतलब उसको रेटिंग देना चाहते हैं, तो क्लोज एंडेड आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर उसमें कुछ लिखने का ऑप्शन दे दे तो वो ओपन एंडेड होता है क्वेश्चन। ठीक है? तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी लिखा गया है कि न्यू प्रोडक्ट के बारे में आपकी सोच क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नए प्रोडक्ट के बारे में आपकी सर्विसेज़ कैसी रही हैं, सैटिस्फैक्टरी, सैटिस्फाइड, न्यूट्रल, सैटिस्फैक्टरी, वेरी सैटिस्फैक्टरी। इस तरीके के आपको कोडिंग, यहाँ पे कोडिंग के माध्यम से आंसर देना पड़ता है। ठीक है? फिर क्वेश्चन क्लैरिटी, प्रश्नों की जो स्पष्टता है वो होनी चाहिए। इंश्योर क्वेश्चंस आर क्लियर, कंसाइज एंड फ्री ऑफ एम्बिग्विटी। ठीक है, अवॉइड कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल लैंग्वेज दैट रिस्पोंडेंट मे नॉट अंडरस्टैंड। प्रश्न में अस्पष्टता, संक्षिप्त और अस्पष्टता से मुक्त होना चाहिए। प्रश्न जो है स्पष्ट और संक्षिप्त हो, अस्पष्टता से मुक्त होना चाहिए। कठिन या तकनीकी भाषा से बचें और उत्तर ना जिससे मतलब जिसे उत्तरदाता जो है, जो रिस्पोंडेंट है वो ना समझ सके।
क्या मतलब ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लीजिए कि मतलब जो रिस्पोंडेंट है वो समझ ही ना पाए, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक परेश रावल की एक मूवी थी जिसमें वो पहले पूछता है कि क्या आपकी जो है शादी हुई है? महिला से सर्वे करने जाता है और उसमें बताता है कि महिला पहले बोलती है कि नहीं, शादी नहीं हुई है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके कितने बच्चे हैं? तो ऑब्वियस सी बात है शादी नहीं हुई है तो बच्चे नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन वहाँ पर मतलब उसको फिर वो महिला एक तमाचा मारती है खींच के। तो वहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे देखना होता है क्वेश्चन की क्लैरिटी क्लियरिटी जो है मतलब होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है? फिर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि शुरुआत में जो प्रश्न हैं उनको इस तरीके से मतलब रखिए, उनका सीक्वेंस इस तरीके से बनाइए कि रिस्पोंडेंट जो है, जो उत्तरदाता है, वो उसको आसानी से समझ सके और एक के बाद एक आंसर दे सके। जैसे पूछ लीजिए उसका नाम क्या है? फिर ऐज क्या है? फिर उसके बाद कितना पढ़ा-लिखा है? फिर उसके बाद उसके शादी हुई है, नहीं हुई है? शादी हुई है तो कितने बच्चे हैं? ये सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं कि पहले आप उससे पूछ लीजिए कितने पढ़े हो? फिर उसके बाद पूछ लो कि शादी हुई है कि नहीं हुई है? फिर उसके बाद पूछ लो कि आपके जो है वहाँ पे कितनी उम्र है? ठीक है? तो इस तरीके से मतलब चीज़ें वहाँ पे एक ऑर्डर जो है क्वेश्चन्स का वो मतलब विशेष इम्पोर्टेंस का होता है ताकि क्वेश्चनायर सॉरी जो रिस्पोंडेंट है वो आपको एंटरटेन करे, ठीक है? अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन्स, पूर्वाग्रही क्वेश्चनों से बचना है। अवॉइड क्वेश्चंस दैट सजेस्ट पर्टिकुलर आंसर, ठीक है? ऐसे प्रश्नों से आपको बचना है जिसका मतलब आंसर एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, ठीक है? जैसे डू यू थिंक आवर प्रोडक्ट इज़ ग्रेट, जैसे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों से पूछिए, कोई भी आप काम कर रहे हो तो क्या हमारा ये काम अच्छा है? तो कुछ लोग हाँ, हाँ कहेंगे जो आपको जानने वाले हैं, कुछ लोग कहेंगे पता नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे मतलब क्वेश्चनायर मत रखिए कि जो पूर्वाग्रही शब्दों से मतलब आंसर उनका दिया गया हो, ठीक है? रिस्पोंडेंट फॉर्मेट है, फिर उत्तर का प्रारूप होना चाहिए आपके पास कि डिस्क्राइब द रिस्पोंडेंट फॉर्मेट लाइक मल्टीपल चॉइस, लिंक्ड स्केल, यस नो, ensure that the respondent response option are exhaustive and म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। अलग-अलग डिसजॉइंट तरीके से उनके रिस्पॉन्स के फॉर्मेट होने चाहिए। एक आध क्वेश्चनर हम आपको दिखाएँगे एनएसएसओ का, तब उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद प्री टेस्ट एंड क्वेश्चनर, ठीक है? तो इसकी जो प्रश्नावली है उसकी उसका पूर्व परीक्षण भी करना है, तब आपको इन फॉर्मेट को देना है उसे। तो कंडक्ट ए पायलट टेस्ट विथ ए स्मॉल ग्रुप सिमिलर टू योर टारगेट पॉपुलेशन टू आइडेंटिफाई एनी इशू विथ द क्वेश्चन आर फॉर्मेट। फिर उसके बाद रिवाइज द क्वेश्चनायर बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम द पायलट टेस्ट, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो फाइनलाइज जो क्वेश्चनायर है तो मेक फाइनल एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन पायलट टेस्ट रिजल्ट। फिर उसके बाद इंश्योर क्वेश्चनायर विथ विजुअल अपीलिंग एंड इजी टू फॉलो, ठीक है? मतलब इसको क्वेश्चनायर को हमें एक तरीके से एक स्पेशल ऑर्डर में फाइनलाइज करना है, जिससे हमारा क्या है क्वेश्चनायर एक विशेष इम्पोर्टेंस का हो जाए और उसके साथ-साथ मतलब उसका आंसर देना इन्फॉर्मेंट के लिए या उत्तरदाता के लिए आसान हो जाए, ठीक है? फिर डिजाइनिंग अ शेड्यूल, शेड्यूल में क्या है? इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं कि डिजाइनिंग डिफाइन द स्कोप या ऑब्जेक्टिव, फिर आउटलाइन द टारगेटेड पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज़, फिर उसके बाद डिटरमाइन द लोकेशन एंड टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द क्वेश्चनायर, ठीक है? फिर उसके बाद सेलेक्ट द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो डिसाइड वेदर द क्वेश्चनायर विल बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, जैसे ऑनलाइन सर्वे या इंटरव्यू एडमिनिस्ट्रेड लाइक फेस टू फेस और टेलीफोनिक तरीके से। किस तरीके से आपको सर्वे करना है उस तरीके से उसको उसका मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंसीडर द रिसोर्सेज एंड टाइम अवेलेबल फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण के लिए उपलब्ध संसाधनों और समय को ध्यान में रखना होता है यहाँ पे, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्रिएट टाइमलाइन, तो डेवलप ए टाइमलाइन फॉर एंटायर डेटा कलेक्शन पर्पस इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉलो अप फेज, ठीक है? डेटा संग्रह प्रक्रिया के लिए एक पूर्ण समय रेखा बनाएं जिसमें तैयारी, संचालन और फॉलो अप चरण शामिल हो, ठीक है? फिर एलोकेट स्पेसिफिक डेटा फॉर ईच फेज इंक्लूडिंग when to start and finish the data collection. फिर ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है?
तो इफ यूजिंग इंटरव्यूअर्स provide training to ensure they understand how to administer the questionnaire consistently। यदि साक्षात्कारता का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, तो यदि साक्षात्कारता का उपयोग किया जा रहा है, तो उन्हें प्रशिक्षण दें ताकि वे प्रश्नावली को एक समान रूप से संचालित करना समझ सकें। ठीक है? फिर साक्षात्कारताओं और उत्तरदाताओं दोनों के लिए निर्देशों का एक सेट तैयार करें ताकि प्रक्रिया को मानकीकृत किया जा सके। मतलब उनको एक तरीके से स्टैंडर्डाइज किया जा सके। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे मॉनिटर एंड फॉलो अप फेज। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एस्टेब्लिश अ सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग द डेटा कलेक्शन प्रोसेस एंड सॉरी टू इंश्योर इट इज ऑन शेड्यूल। ठीक है? फिर अगला पॉइंट इसमें क्या है, प्लान ए फॉर फॉलो अप एक्टिविटी टू इंश्योर हाई रिस्पॉन्स रेट सच एज रिमाइंडर फॉर रिस्पोंडेंट। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई आंसर नहीं देना चाह रहा, जैसे जनगणना का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, तो कोई आदमी कह दे कि हम अपना डेटा नहीं देना चाहते, तो नहीं देना चाहते तो उसके लिए बहुत ही कार्यवाही हो जाती है, उसमें डीएम, एसडीएम तुरंत शामिल हो जाते हैं, तुरंत उनमें कार्यवाही हो जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि रिस्पोंडेंट को रिमाइंडर और इसके माध्यम से डेटा वहाँ पे लेना होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे प्रश्नावली देखिए क्या है, लिखित प्रश्नों का एक समूह होता है, जिसका उपयोग उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर उत्तरदाता स्वयं भरते हैं। ठीक है? ये होता है क्वेश्चनर। शेड्यूल में क्या होता है, अनुसूची प्रश्नों का एक समूह होता है जिसे साक्षात्कारता द्वारा पूछा जाता है और उत्तरदाता द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर इसे साक्षात्कारता द्वारा भरा जाता है। जैसे आप जेएसओ बन जाएंगे, जब डेटा आप कलेक्शन करने जाएंगे, तो आपको शेड्यूल बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर आप वहीं आईएसएस या फिर प्लानिंग कमीशन में होते कि हमें किस पे रिसर्च करना है, किस पे डेटा कलेक्ट करना है, तो उस केस में आपको क्वेश्चनर बनाने का काम दिया जाता है। ठीक है? तो ये रही हमारी आज की क्लास। आज की क्लास हम यहीं पे ब्रेक करेंगे अब, और अगली क्लास में हम लोग टाइप ऑफ डेटा, फिर उसके बाद डेटा के जो और पैटर्न हैं या जो और क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन पे हम लोग पहले पढ़ेंगे। फिर जब ये यूनिट खत्म होगी, तो एक जो है आपको टेस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, उस टेस्ट को आप लोग हल करेंगे। फिर बाकी एक टेस्ट हम लोग मतलब इसी यूट्यूब पे ही आपको सॉल्व करवाएँगे, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है और हम पढ़ा क्या रहे हैं, वो दोनों में एक सिग्निफिकेंस या एक तरीके से कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक है? तो L1 क्लासेस से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, किसी भी समस्या, दिक्कत, परेशानी की स्थिति में आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इष्ट मित्रों को चैनल शेयर, सब्सक्राइब कराइए, ताकि थोड़ा-सा मतलब मोटिवेशन बना रहे। और उसके साथ-साथ मतलब ये भी कोशिश करिए कि जो अपना फीडबैक है, वो इस नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं कि जो भी फीडबैक आपको अच्छा लग रहा है, और क्या आपको इस जो सीरीज़ चल रही है, जो ये सिलेबस चल रहा है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए है। अगर आपको कुछ सुझाव, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके दे सकते हैं, और उनको हम आगे की क्लासेस में ज़रूर शामिल करें। ठीक है? तो थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।